आज सुनिए हिंदी की सुपरिचित, प्रतिष्ठित और युवा लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी कितने धोखे। तो शुरू करते हैं कहानी कितने धोखे। कोलंबो से जाने वाले प्लेन ने जब मुंबई से ले ओवर के बाद उड़ान भरी तो अपनी सीट पर बैठे बैठे न चाहते हुए भी आंखें बंद किए मैं अतीत में ऐसे खोई कि लगा ही नहीं सालों पुरानी बात है। सब कुछ आंखों के सामने आकर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। ये बीते कई सालों की फिल्म थी जहाँ ड्राइंग रूम में अपनी दोनों ननदों और जेठानी के साथ दुल्हन वेश में बैठी मैं उनके हंसी मजाक सुन रही थी। मुझे पता था अंदर पुरु का रूम हमारी सुहाग रात के लिए सजाया जा रहा था। पुरु कभी बाहर दोस्तों के साथ बैठता, कभी किसी बहाने से ड्राइंग रूम में मुझ पर नज़र डालते हुए निकल जाता। इस बीच हमारी नज़रें जब भी मिली हम दोनों मुस्कुरा दिए। हम शर्म से घुले तो जा नहीं रहे थे। 3 साल से हम दोनों ही दिल्ली में एक ही ऑफिस में काम करते थे। 3 साल हमारा अच्छा खासा अफेयर चला। पुरु वहीं एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहता था। हम दोनों ने इन 3 सालों में उसके फ्लैट पर न जाने कितनी सुहागरातें मना ली थीं। हम दोनों ही कोई पुरातन पंथी आदर्श जोड़ा नहीं थे। हम दोनों ने ही एक दूसरे से मिलने से पहले कई बार इधर उधर मुंह मारा था। हाँ, जब से एक दूसरे से मिले थे आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ऑफिस के सभी सहकर्मी भी यही चाहते थे कि हम एक दूसरे से ही शादी कर लें। बकौल उनके हम परफेक्ट कपल थे। तो हम काफ़ी आगे बढ़ते चले गए थे। मैं दिल्ली के एक मॉडर्न फैमिली की 4 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी थी और हमारा एक भाई यश। हमारा परिवार सचमुच आधुनिक था। पापा ने हम सभी बहनों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था, कभी हम पर कोई बंदिशें नहीं लगाईं। वहीं पुरु का परिवार लखनऊ का एक पुरातन पंथी परिवार था, जहाँ पुरु घर में सबसे छोटा था, पर सबने हमारी शादी खुशी खुशी करवा दी थी। पुरु मुझ पर फिदा था। मैं जानती हूँ उसे यही लगता कि उसके घर वाले कोई बहन जी टाइप लड़की उसके पल्ले न बांध दें। उसे मेरे जैसी ही मॉडर्न लड़की ही पत्नी के रूप में चाहिए थी, तो वो मुझसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। सुहाग रात का ऐसा कोई क्रेज़ मुझे और पुरु को नहीं था, पर हाँ, फूलों की खुशबू, सजा हुआ बेड, पति पत्नी होने के अधिकार के एक एहसास से सराबोर रात काफ़ी अच्छी ही बीती। हम दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को तन मन से प्यार किया, एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। इस नज़दीकी में कुछ नयापन तो नहीं था, पर हाँ, अच्छा लगा। अगले कुछ दिन शादी की चहल पहल में ही बीते। सब कुछ अच्छा लग रहा था। ननदें अपने घर चली गईं। जेठ अनंत और जेठानी रेनू अपने दोनों बच्चों के साथ चंडीगढ़ चले गए। जेठ जी वहीं कार्यरत थे। सब चले गए तो मैंने चैन की सांस ली। पुरु के पेरेंट्स का तो काफ़ी पहले स्वर्गवास हो चुका था। हमारी शादी के कुछ ही दिन पहले पुरु ने ही लखनऊ में ही नया जॉब ज्वाइन किया था। मैंने भी दिल्ली ऑफिस में रिज़ाइन कर दिया था, तो बस अब घर में मैं और पुरु ही थे। काम तो ज़्यादा था ही नहीं, एक मेड रेखा सुबह आकर सारे काम निपटा जाती। पुरु और मैं काफ़ी खुले विचारों के थे। हम खुलकर स्त्री पुरुष की दोस्ती को सपोर्ट करते। हम दोनों ही कहते, पता नहीं क्यों स्त्री पुरुष की दोस्ती को समाज बुरी नज़र से देखता है। मैं खुले दिल से कहती, डार्लिंग, तुम मुझे कभी भी किसी फीमेल फ्रेंड से मिलवाओगे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं दोस्ती ही समझूंगी, कोई अफेयर नहीं। मैं आधुनिक होने का पूरा दावा करती तो बदले में पुरु भी यही दोहराता। पुरु को अपने परिवार के पुराने विचार कभी पसंद नहीं आए थे। उसे मेरे घर का खुलापन पसंद था। मेरी मैरिड बहन विदेश में थी। मुझसे छोटी दोनों बहनें शिनी और शाना मिलने पर पुरु के इर्द गिर्द मंडराती। खूब हंसी मजाक का माहौल रहता। कुछ महीने बाद ही मेरे अंदर एक नवजीवन की कोपलें फूटती तो हमारी खुशी का ठिकाना न था। पुरु ने मुझे हाथों हाथ लिया। मायके में भी सब खुश हुए और ननदों जेठानी ने भी खुशी जाहिर की। डिलीवरी के समय रेनू भाभी ने मुझे कहा, कशा तुम चिंता मत करना, मैं लखनऊ आ जाऊंगी, सब संभाल लूँगी। पर मुझे दिल से जेठानी ननदों से कोई जुड़ाव नहीं था। मैंने फ़ौरन बात बनाई, नहीं भाभी, शिनी के पेपर्स हो गए हैं, फ्री है, वही आ रही है, वो जाएगी तो शाना आ जाएगी। भाभी फिर चुप रहीं। मैं नहीं चाहती थी कि किसी ससुराल वाले को लिफ्ट दूँ। नंदनों ने भी पूछा तो मैंने उन्हें भी वही जवाब दिए। पुरु भी सहमत था। वो भी अपनी भाभी और बहनों से ज़्यादा मेरी बहनों के साथ एंजॉय करता तो मुझे अच्छा लगता था। शाना आ गई।
हमारे घर में जैसे रौनक ही रौनक थी। जीजू जीजू कह के पुरु के आगे पीछे घूमती, उसे छेड़ती, चिढ़ाती। शाना मुझे घर में जैसे एक बच्ची की तरह लगती। पुरु खूब खुश रहता। अंश ने आकर हमारे जीवन में खुशियाँ भर दी थीं। सबका आना जाना लगा रहा। अंश के चारों तरफ ही हमारी दुनिया घूमती। पुरु खुश था। शाना के जाने का समय आया तो पुरु ने कहा, थोड़े दिन और रुक जाओ शाना। जीजू जल्दी ही आऊँगी, अब मेरा भी मन दिल्ली में कहाँ लगने वाला है। कहते कहते शाना ने जिन नज़रों से पुरु को देखा और ये सुनकर पुरु ने शाना को जैसे देखा, अंश को गोद में लिए मैं जैसे पथरा सी गई। ओह, मेरी नज़रों के सामने अनहोनी घट रही थी। मैं मूर्खा देख ही नहीं पाई। शाना चली गई। पुरु कुछ अनमना उदास सा दिखता। पुरु ने ऐसे ही अंतरंग पलों में मुझे बाहों में भरते हुए एक रात कहा, मैं काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तुम्हारे मायके भी चक्कर काट लूँगा। शाना आना चाहेगी तो उसे ले आऊँगा। एक बार उसका एडमिशन हो गया तो आ नहीं पाएगी। मुझे खटका, नहीं रहने दो, अभी तो इतने दिन रहकर गई है, मत लाना। तब मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन पर ही बात होती थी। मैंने कहा, उसका फ़ोन आया था, मेरी उससे बात हुई है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे वहीं रहना चाहिए। एडमिशन नहीं हुआ है तो घर में मम्मी का ध्यान रखे। पुरु मेरी बात पर झुंझला गया। बाहों का बंधन भी जब ढीला पड़ गया तो मुझे सारी स्थिति समझ में आ गई। पुरु दिल्ली चला गया और लौटा तो धक्का लगा जब देखा शाना साथ थी। चहकती इठलाती मेरे गले लग गई। अंश को गोद में उठाकर उससे खेलने लगी। पुरु ने एकदम सामान्य ढंग से कहा, अंश से मिलने के लिए बेचैन थी, साथ ले आया। मैं दोनों की चुहलबाजियाँ देखती रहती। मैं इतनी सीधी भी नहीं हूँ कि मेरे सामने कोई मुझे धोखा देता रहे और मैं बेचारी बनी रहूं। एक दिन मैंने एकांत मिलने पर पुरु से कह ही दिया, पुरु, शाना से थोड़ी दूरी रखा करो, कुछ चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं। पुरु भड़क गया, ये क्या, तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई? क्या पुरानी औरतों की तरह बातें कर रही हो? छी, ऐसी छोटी सोच। पुरु मुझ पर ऐसे भड़का, मैं ही सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं। पर नहीं, औरत हूँ और औरत की छठी इंद्रिय उसे कभी गलत नहीं बताती। अपनी मम्मी से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैंने उन्हें बस फ़ोन पर इतना ही कहा, मम्मी शाना को वापस बुलवा लो, और वे समझ गईं। यश अगली ही रात को ट्रेन पकड़कर शाना को लेने आ गया। उसने कहा, दीदी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, शाना दीदी को लेने आया हूँ। अंश को भी देखने का मन था। पुरु की शक्ल देखने लायक थी। शाना अच्छी एक्ट्रेस है, उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। शाना चली गई। मैंने चैन की सांस ली। कैसा समय आता है ना, कभी कभी अपनी छोटी बहन बर्दाश्त नहीं होती। अपने पति पर गुस्सा आता है, उसे कोसने का मन करता है, पर कितना बर्दाश्त कर लेती हैं हम। उस समय मुझे ऐसा ही लगा था। अंश स्कूल जाने लगा तो बस स्टॉप पर मधुरम भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आता। मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं कई दिनों से घर गृहस्थी में उलझी तो ज़रूर थी, पर अपने आप को सुंदर, स्मार्ट, फिट रखना नहीं भूली थी। एक आकर्षण है मेरी बातों में, पता है मुझे। फ्लर्ट करना मुझे भी आता है। सच कहूँ तो आज भी फ्लर्ट करने में मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन पुरु ने पूछ लिया, मधुरम कौन है? मैंने कहा, दोस्त है। तुम कैसे जानते हो? तुम नहा रही थी तो उसका फ़ोन आया था, तुमने उसे फ़ोन नंबर दिया है? हाँ, उसकी बेटी निधि भी अंश के स्कूल में पढ़ती है। इस हफ्ते बस वाला नहीं आने वाला है, वही पूछ रहा होगा। तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। इसमें बताना क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुरु कसमसा कर रह गया। मुझे बड़ा मज़ा आया। मधुरम से मेरी दोस्ती कुछ और बढ़ी। वो अच्छा लड़का था, मुझे पसंद आया। हम दोनों बस स्टॉप पर कभी कभी एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ ज़्यादा ही पहले पहुंचने लगे। दिन में कभी कभी फ़ोन पर भी बातें हो जाती। यह सिलसिला साल भर चला। फिर एक दिन मधुरम ने बताया, कशा, मेरा ट्रांसफ़र पूना हो गया है, हम लोग जा रहे हैं। मैं थोड़ा उदास हुई। उसके जाने के बाद कुछ दिन तो फ़ोन पर बातें हुई, फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। फिर पुरु और मैंने कुछ साल आम पति पत्नी की तरह गुजारे। अंश के बाद हमें और संतान की चाह नहीं थी। हम तीनों सामान्य जीवन जी रहे थे। अंश बड़ा हो रहा था। फिर अचानक पुरु में मुझे वही परिवर्तन दिखे जो शाना के साथ समय बिताने पर दिखे थे। अब वो बात बात पर चहकता, गुनगुनाता, बढ़िया परफ्यूम लगाकर ऑफिस जाता और लेट आने लगा था। मेरे कान खड़े हुए।
और एक दिन ऑफिस की पार्टी में पुरू के साथ जाने पर उसकी खुशी का कारण भी सामने आ गया जब पुरू ने मुझे सलोनी से मिलवाया। घुटनों से ऊपर तक की स्कर्ट, स्लीवलेस टॉप, सुंदर स्मार्ट सलोनी पर पुरू जैसा दिलफेक आशिक फिदा न होता तो मुझे हैरानी ही होती। मैं समझ गई ऑफिस में आजकल क्या हो रहा है। सलोनी ने जिस तरह मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मैं मन ही मन गुस्से में भर गई। सलोनी ने पुरू से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था पुरू, तुम्हारी वाइफ एकदम टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ है। फिर मुझे देख मुस्कुराते हुए बोली, पुरू से सुनी है आपकी तारीफ़, आप लोग कैसे अपना करियर छोड़कर शादी करके एकदम घर गृहस्थी संभाल लेती हैं, ये मुझसे तो नहीं होगा। कहकर वो खुलकर हंसी तो पुरू भी हंसा। मुझे इस बात पर जरा सी भी हंसी नहीं आई थी। पुरू जीवन में बेहद अस्त व्यस्त लापरवाह किस्म का इंसान था। बस नौकरी किसी तरह कर लेता, बाकी सब रख रखाव मैं ही करती, और शादी के बाद ही मुझे उसके चरित्र का ढीलापन पता चला था। सो एक तरह से मुझ पर ही घर संभालने का श्रेय था। पैसे देकर वो अपने हर कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता। आज मुझे सलोनी की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। पुरू पर अलग ढंग से गुस्सा आया। मैं घर में उलझी हूँ, ये रोमांस फरमाता है। घर पर मैंने कहा, उस सलोनी से तुम्हारे संबंध कुछ ज़्यादा ही करीबी नहीं हो गए हैं? तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो मधुरम से दोस्ती थी, मैंने कुछ कहा? मैं चुप रह गई, जवाब नहीं सूझा। जीवन फिर अपनी रफ्तार से चलता रहा। अंश बड़ा हो रहा था। वो अब हमारी आपस की नोक झोंक सुनकर गंभीर हो जाता। हम दोनों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को खुलकर ताने मारते। अचानक पुरू का अपने बॉस से किसी बात पर मन मुटाव बहुत बढ़ा। उसने गुस्से में रिज़ाइन कर दिया। मुझे मन में बहुत खुशी हुई। सलोनी से पीछा छूटा। ऐसा लगा पर मैं पुरू के सामने गंभीर बनी रही। बातों में माहिर पुरू के कई कॉन्टैक्ट्स थे। उसका सर्किल बहुत बड़ा था। उसे जल्दी ही अच्छी नौकरी फिर मिल ही गई, पहले से ज़्यादा सैलरी, अच्छी पोस्ट। जीवन फिर अच्छी डगर पर चल रहा था। पर पुरू के जीवन में इस बार मेघा ने प्रवेश किया तो हमारी गृहस्थी की नींव ही हिल गई। सोसाइटी में नई आई मैरिड पुरू से लगभग 10 साल छोटी मेघा ने पुरू को एक फंक्शन में मिलते ही इतनी लिफ्ट दी कि पुरू का आशिक मिजाज मन उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया। मेघा का पति दिनेश अक्सर विदेश में टूर पर रहता था। एक छोटा बच्चा था। दिनेश जब इंडिया में होता तो मेघा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आकर मुझसे दोस्ती करने की भी पूरी कोशिश करती, खूब मिलती जुलती। पुरू दिनेश के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आता। दिनेश को तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ, पर मैं औरत हूँ, अपने पति की नस नस से वाकिफ़। मेघा से पुरू ने खुलकर संबंध रखने शुरू किए। मेरे पूछने पर वही पुराने जवाब, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। स्त्री पुरुष की दोस्ती को तुम बहुत छोटी सोच के साथ लेती हो। तुम्हारे मॉडर्न विचार देखकर तो तुमसे शादी की थी, पर अफसोस तुम तो बहुत पुराने विचारों की निकली। मैं परेशान हैरान सोचती, ये अच्छा है चोरी और सीना जोरी। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में पुरू और मेघा के रोमांस के चर्चे होने लगे। मेरी सहेलियों के माध्यम से मुझे खूब खबरें सुनने को मिलती। मैंने एक दिन फिर पूछ लिया, पुरू ये क्या चल रहा है? हाँ, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उससे दूर नहीं होऊंगा। अंश को भी पुरू का यह अफेयर पता चल गया। वो भी नाराज़ हुआ। उसने गुस्से में कहा, पापा मुझे हॉस्टल में भेज दो, मैं यहाँ पढ़ाई करूँ या आप लोगों के किस्से सुनूँ? बेशर्मी से हंस दिया पुरू। हाँ ठीक है, तुम हॉस्टल चले जाओ। और सच में पुरू ने दिल्ली में उसका हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। अंश चला गया। मैं कहती रह गई कि लखनऊ में इतने अच्छे कॉलेज हैं, कोई ज़रूरत नहीं भेजने की, पर उसने मेरी नहीं सुनी। मैं हक्की पक्की रह गई। पुरू को मेघा से दूर करने की मैंने क्या क्या कोशिशें की, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दिनेश से मिलकर उसे दोनों का अफेयर भी बता दिया तो दिनेश ने कहा, विदेशों में टूर पर मैं भी दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता हूँ, मेघा ये जानती है, इसलिए मैं भी मेघा को रोक नहीं पाऊँगा। कहकर उसने कंधे उचका दिए तो मैं हैरान, अपमानित, दुखी सी लौट आई थी। मैं जीवन में बेचारी बनकर तो बिल्कुल जी नहीं सकती थी। पुरू मुझे पैसा देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता था। मैं नियमित रूप से पार्लर जाती। मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल था। किटी पार्टियाँ थीं। देखा जाए तो मुझे इस समय जीवन में मेघा के सिवाय कोई और परेशानी नहीं थी।
मायके में मेरा आना जाना काफ़ी कम होता गया था। मैं जानबूझकर मायके नहीं जाती थी। मेरी अनुपस्थिति में पुरु खुलकर ऐश करेगा पता था मुझे। ससुराल में भी मैं खास मतलब किसी से नहीं रखती थी। पुरु और मैं अक्सर फ़ोन पर ही बात कर लेते थे। सोसाइटी में मिलना जुलना कम था, ना कोई आता ना हम जाते। एक मज़ेदार बात यह थी कि पुरु और मैं जब चाहे आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते। ये हमारी एक अजीब सी तय सी स्थिति थी। दोनों में से कोई भी पहल करता, दूसरा भरपूर साथ देता। मेघा को लेकर हमारे बीच दिलों की दूरियां थीं, पर हम दोनों के बीच बाकी रूटीन पूर्वक चल रहे थे। ये एक मज़ेदार बात थी। हमारे बीच नाराज़गी थी, बेवफाई थी, चालाकियाँ थीं, पर सेक्स चल रहा था। मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो रो धोकर सब छोड़कर एक कोने में बैठकर अफसोस मनाती रहती हैं। मैं कुछ और तरह की औरत हूँ। लाइफ में मेरी पहली प्राथमिकता है लाइफ एंजॉय करना, येन केन प्रकारेण। मेरे शरीर की भी ज़रूरतें हैं। अब इस समय कोई और बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो बचा कौन? पुरु ही है ना। तो सेक्स आराम से चल रहा था। मजबूरी में पुरु को ही मुंह लगाना पड़ रहा था। और फिर अचानक मेरा मन मयूर नाच उठा। बराबर की बिल्डिंग में ट्रक से सामान उतर रहा था। हैंडसम पति था, सुंदर पत्नी थी, 2 छोटी बच्चियां थीं। मैं काफ़ी मिलनसार हूँ तो आदतन गई, मुस्कुराते हुए हेलो कहा। मैं कशा, आपके बराबर की ही बिल्डिंग में रहती हूँ। पत्नी से पहले पति ने ही मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अनिल, ये मेरी पत्नी नेहा, ये हमारी बेटियां पीहू और कुहू। मैं खिलखिलाई, अरे वाह, बड़े प्यारे नाम रखे हैं। और उसकी पत्नी से हाय हेलो के बाद कहा, आप लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता भेज दूँ? अनिल बोला, अरे नहीं नहीं, हम यहीं लखनऊ लोकल से ही शिफ्ट हुए हैं, नाश्ता करके ही चले थे। तो ठीक है, डिनर आज हमारे साथ ही कीजिए, नेहा को सामान भी सेट करना होगा। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अनिल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेहा शांत गंभीर लगी। अनिल जैसे पुरुष मुझे अच्छे लगते हैं। पुरुष का हंसना बोलना मुझे भाता है। पुरु टूर पर था। मैंने मन से डिनर बनाया, वे चारों आए। अनिल काफ़ी बातूनी था। उसने खाने की खूब तारीफ़ करते हुए खाना खाया। नेहा मितभाषी थी। वो लखनऊ में ही एक स्कूल में पढ़ाती थी। पीहू कुहू भी मुझसे घुल मिल गईं। इसी शाम मैंने अनिल की नज़रों में अपने लिए तारीफ़ देख ली थी। मैं एक पुलक से भर उठी। शाम अच्छी बीती थी। उनके जाने के बाद मैं किचन समेटती हुई गुनगुनाती रही। पुरु को फ़ोन पर इन लोगों के बारे में सब बता दिया था। उसने मेरी बात रुचि लेकर ही सुनी थी। मैंने बताया ना, हमारे बीच सब नॉर्मल चलता रहता। पुरु मेघा के किस हद तक करीब आ चुका था मुझे सब पता था। मैं दोनों का रिश्ता ख़त्म करने की अपनी हर कोशिश में फेल हो चुकी थी। मैंने अब इस बात से अपना ध्यान हटाकर अपनी हेल्थ पर लगा दिया था। मुझे तो फिट रहना था, खुश रहना था, यंग दिखते रहना था। इन चीज़ों का एक नशा मुझे हमेशा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अनिल मुझे कई बार मिल जाता, खड़े होकर बातें करने लगता, मेरी फिटनेस और हंसमुख नेचर की भी तारीफ़ करने लगा। तो मैं समझ गई कि फ्लर्ट की तैयारी है। मुझे कौन सी आपत्ति थी इसमें? मुझे भी मज़ा आने लगा। अब तो मोबाइल फ़ोन का समय था। यूं ही मिलते जुलते हमने एक दूसरे को अपने नंबर भी दे दिए थे और हमारी चैटिंग भी शुरू हो गई थी। हम दिन भर एक दूसरे से व्हाट्सएप पर चैट करते। नेहा को भी मैं अक्सर घर बुलाती रहती। पुरु से भी मिलवाने के लिए मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया। पुरु उनसे गर्मजोशी से ही मिला। डिनर के बाद हम उन्हें छोड़ने साथ उतरे। फिर, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर पुरु गायब हो गया। मैं समझ गई अब ये मेघा से मिलने गया है। मन कसैला सा तो हुआ, पर फिर मैं भी अनिल से चैट करने लगी। अनिल को मैंने खूब बढ़ावा ही दिया। मेरी लाइफ में अनिल का आना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं यंग फील कर रही थी। वो मेरी तारीफ़ करता, मैं खुश हो जाती। धीरे धीरे अनिल और मैं एक दूसरे के इतना नज़दीक आ गए कि मैंने उससे मेघा की परेशानी भी शेयर कर ली। अनिल हैरान हुआ, बोला, आप पुरु का अफेयर कैसे सहन कर रही हैं? मैंने थके से स्वर में कहा, सब कुछ करके देख लिया, हार गई, अब तो इतनी बदनामी भी हो गई। अनिल ने हमदर्दी जताई। हम दोनों और नज़दीक आए। अंश कभी कभी मेहमान की तरह घर आता। पुरु उसे पैसे की कमी नहीं होने देता था। वो हॉस्टल की लाइफ में फ्री रहकर खुश था। पुरु टूर पर होता तो मैं अकेली ही होती। मैंने इन अकेली शामों में अनिल को बुला लिया। वो क्यों ना आता?
एक मॉडर्न स्मार्ट औरत उसे अपने घर इनवाइट कर रही थी, वो क्यों मना करता। नेहा से कोई बहाना कर अनिल आने लगा। हम दोनों में फिर कोई दूरी नहीं रही, हम हर तरह से नज़दीक आ गए। मुझे अनिल से शारीरिक संबंध रखने पर कभी कोई मलाल नहीं हुआ, ना कोई अपराध बोध। अनिल और मैंने एक साल ऐसे ही बिताया। पुरू के टूर पर जाने का हम दोनों को ही इंतज़ार रहता। पुरू के रहने पर मैं जानबूझकर अनिल को सपरिवार बुलाती रहती, पर वो कहते हैं ना, औरत की छठी इंद्रिय बड़ी तेज होती है, जैसी मेरी थी। जैसे मैंने पुरू और मेघा की नज़दीकियाँ नोट की थीं, ऐसे ही नेहा ने नोट कर ली। पर अनिल पुरू की तरह बेवकूफ़ नहीं निकला। उसने अपने घर की शांति के लिए मुझसे हमसे सारे संबंध खत्म कर लिए। मैं अकेले में बहुत रोई, बहुत कल्पी, अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही थी। पुरू को मेघा से फुर्सत नहीं थी। ऑफिस के बाद का समय घर में तो रहता, पर कभी किसी कोने में, किसी बालकनी में मेघा से फ़ोन पर धीरे धीरे बात करता ही रहता। जैसे पुरू के टूर पर जाने पर मैं अनिल को बुलाती थी, वैसे ही दिनेश के टूर पर जाने पर मेघा पुरू को बुलाया करती थी। पुरू के चहकते हुए जाने की तैयारी देखकर सब समझकर भी मैं चुप रह जाती। पुरू मेघा से अपना संबंध स्वीकार कर ही चुका था। मुझे कह चुका था कि वो मेघा से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। दोस्ती ही तो है, तुम अपनी सोच ठीक रखो, बस दोस्ती ही तो है। ऐसी दोस्तियां मैंने बहुत देखी थी। आजकल एक अकेलापन मुझे खा रहा था, मुझे चैन नहीं आता। यूं ही एक दिन फेसबुक पर मुझे समीर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैं खुशी से नाच उठी। समीर, मेरा स्कूल का बॉयफ्रेंड। उसकी फ़ोटो देखकर मैंने रिक्वेस्ट कंफर्म की। वो आजकल कोलंबो में था, वहाँ वो रत्नों का बिजनेस कर रहा था। फ़ोन नंबर्स लिए दिए गए, उसने वीडियो कॉल ही कर ली। कशा, तुम कहाँ थी और आज भी कितनी सुंदर हो, घर में कौन कौन है, चलो सब बताओ। मैं उससे जवाब देती रही, उसके बारे में भी पूछती रही। उसने भी बताया, वाइफ टीना और 2 बच्चे। आज मुझे कैसे याद किया? तुम्हें तो रोज़ याद किया। बस फिर तो सब भूल कर हम दोनों अपने स्टूडेंट लाइफ में पहुंच गए। जब भी पुरू घर से बाहर होता, समीर फ्री होता, हम दोनों बहुत देर तक बात करते रहते। फिर मैं उससे अपने लाइफ की हर बात शेयर करती गई। पुरू के चरित्र, उसके अफेयर्स, उसकी रंगीन मिजाजी की बातें समीर को बताते हुए मुझे रोना ही आ गया। ये अलग बात है कि मैंने उसे अपने प्रेम संबंधों के बारे में नहीं बताया। समीर ने मुझे बहुत सांत्वना दी और पूछा, तुम ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, इतना आसान नहीं होता समीर, मायके में भी कोई सहारा नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त, कहाँ जाती? समीर को गुस्सा आ रहा था। कशा, मैं अब तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं। ऐसे आत्म केंद्रित पति और बेटे को छोड़ दो तो मेरे पास आओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आ जाओ, मेरे साथ काम करो। मेरे दिल में एक आशा की किरण जगी। सोचूंगी कहकर मैंने उस दिन कॉल बंद की। उसके बाद भी समीर लगातार यही कहता रहा कि मैं किसके लिए इस घर की 4 दीवारी में कैद हूँ, मैं आज़ाद क्यों नहीं हो जाती ऐसे बंधनों से। मैं हर बार फ़ोन पर समीर की अपनत्व भरी डांट चुपचाप सुनती रही। इस बीच छुट्टियों में अंश ने फ़ोन पर बताया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ घूमने जा रहा हूँ, इस बार घर पर नहीं आऊँगा। गुस्से की एक तेज़ लहर मेरे तन में दौड़ गई। ये बाप बेटे किस हद तक अपने में डूबे हैं। मैं क्यों बंधी हूँ इनके साथ? इस घर में कोई किसी का रहा ही नहीं तो मैं भी कोलंबो जाकर बंधन मुक्त जीवन का आनंद क्यों नहीं लेती? अब मुझे समीर की हर बात सच लगने लगी। फिर पुरू को एक दिन मैंने कह ही दिया, पुरू, मैं कोलंबो जाने की सोच रही हूँ। अच्छा, क्यों? पुरू के मजाक उड़ाने वाले स्वर ने आग में घी का काम किया। मैंने कहा, मेरा पुराना दोस्त समीर मुझे बुला रहा है, सोच रही हूँ उसके साथ कुछ काम करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पुरू ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, हंसा। कब से जानती हो समीर को? बचपन से। तो अब तक कहाँ था? कोलंबो में, अभी फेसबुक पर मुझे ढूंढा। पुरू हंसा, जैसा तुम्हारा मन हो, कहकर पुरू बैग उठाकर ऑफिस चला गया। मेरी आंखों में अपमान और दुख के आंसू बह चले। मेरा मन चीख चीख कर कह रहा था, पुरू, मुझे अपनी बाहों में भर लो, मुझे डांटो, कहो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने ये सोचा भी कैसे? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे पति पत्नी हैं हम। कैसा पति कैसी पत्नी? बेकार है ये रिश्ता, एकदम झूठा।
कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, इसे ढोना बेकार है। मैंने अंश को फ़ोन पर कहा, बेटा मैं कोलंबो जाने की सोच रही हूँ। ओह वेरी गुड मॉम, एन्जॉय। पूछ तो लो क्यों? अरे ये आपका डिसीज़न है, आपकी लाइफ है, एन्जॉय मॉम। मैंने फ़ोन रख दिया। ये मेरा बेटा है, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो मुझे अपने प्यार से बांध कर रख ले, अनजान राहों पर बढ़ने से रोक दे। नहीं, कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ। मैं जी भर कर फूट फूट कर रोई और मैंने 1 महीने बाद समीर को हाँ कर दी। मेरे पेपर्स बन गए। समीर ने ही मेरे मना करने के बावजूद मेरा टिकट करवाया और फिलहाल मैं आज 1 महीने के लिए कोलंबो जा रही थी। अपने बीते हुए जीवन में ऐसी खो गई थी कि सफ़र का पता ही नहीं चला। रात के 1:30 बज रहे थे। समीर मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। मुझे देखते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से मेरे गाल चूम लिए। सफ़र की कुछ थकान, अकेलेपन का दंश, उसकी बाहों का घेरा मेरे तपते दिल पर शीतल फाहा सा रख गया। मेरे हाथ से मेरे बैग्स लेकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा। शानदार कार में बैठकर अच्छा लगा। वो मेरे हाल चाल बहुत ही अपनेपन से पूछता रहा। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, समीर यहाँ आ तो गई हूँ, क्या सचमुच तुम्हारे साथ काम कर पाऊँगी? ओह श्योर कशा, तुम आज भी इतनी यंग दिखती हो, सुंदर हो, क्यों काम नहीं कर पाओगी? मुझे हंसी आ गई। तुम्हारे साथ काम करने की यही प्रोफाइल काफ़ी है? हाँ, समीर ने ज़ोर से ठहाका लगाया और मुझे एक सुंदर सी बिल्डिंग के तीसरी फ्लोर के एक फ्लैट में ले गया। मेरा सामान रखा, फ्लैट दिखाया, बोला, इस फ्लैट में सब सामान रख दिया है, सारी सुविधाएं हैं, अब तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। हम दोनों ने आराम से बैठकर कॉफ़ी पी। फिर वो उठ खड़ा हुआ, जेब से एक फ़ोन निकाल कर देते हुए बोला, एक नंबर यहाँ भी ले दिया है, अब चलता हूँ, तुम आराम करो, जल्दी मिलूँगा। पुरु, अंश और मेरा एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप था। मैंने उस पर बता दिया कि मैं पहुँच गई हूँ। दोनों ने गुड, टेक केयर कहा। मैं जानती थी पुरु अब खुलकर मेघा को घर बुलाएगा। उसे अपनी लाइफ में यही फ्रीडम चाहिए थी। अंश को किसी की परवाह थी ही नहीं। हमारा एक बिखरा हुआ घर था। मैं भी अब उन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी। काम करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अभी तक मैं पुरु के पैसों पर ही जी रही थी। मुझे फ्लैट काफ़ी अच्छा लगा, सारी सुविधाएं थीं। फिर समीर आया, बोला, चलो डिनर पर चलते हैं, थोड़ा शहर देख लो, तैयार हो जाओ, मैं तब तक अपने लैपटॉप पर कुछ काम निपटा लेता हूँ। शालीन स्वर में कहकर समीर लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। मैं तैयार होने लगी। तैयार होकर निकली तो समीर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी सांस लेकर नाटकीय स्वर में कहा, ओह कशा, तुम अब तक कहाँ थी? मैंने प्यार से छिड़का, बकवास मत करो, चलो। हम दोनों समुद्र के किनारे घूमे, एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे पुरु और अंश की भी याद आई। दिल कुछ बैठने को भी हुआ, पर फिर मैं उन भावनाओं से बाहर आ गई और समीर की कंपनी एंजॉय करने लगी। पर यह भी सच है कि मुझे घर की याद आ रही थी, पर साथ ही ये भी सोच रही थी कि कौन सा घर जहाँ किसी को ये लगता ही नहीं था कि किसी को किसी की ज़रूरत भी है। डिनर करके समीर मुझे फ्लैट तक छोड़ने आया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे अचानक बाहों में भर लिया और दीवानावार किस करने लगा। उन पलों में मेरे मन ने पति और बेटे से मिली उपेक्षा से उपजे एक विद्रोह को महसूस किया। मैंने थोड़ी ना नुकुर तो की, पर फिर जल्दी ही समीर को आगे बढ़ने में सहयोग करने लगी। पर उन पलों में अचानक मेरी आंखों से पता नहीं क्यों आंसुओं की कुछ बूंदें ढलक पड़ीं, जिन पर समीर ने अपने होंठ रख दिए। हम दोनों फिर सब कुछ भूल कर एक दूसरे में खो गए। भावनाओं का जार उतरा तो कुछ देर यूं ही लेटे रहे। समीर ने मुझे फिर लेटे लेटे बाहों में भर लिया। कशा, मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर चला गया। अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा, समीर, काम कब से समझाओगे? ऑफिस कब से ले जाओगे? मुझे क्या काम करना है? कल ही तुम्हें अपने ऑफिस साथ लेकर चलूँगा, आज और आराम कर लो। मैंने पूरा दिन फिर आराम किया। किचन में सब कुछ था। अपने लिए सैंडविच और कॉफ़ी बना ली। पुरु और अंश से हालचाल पूछती रही, कुछ बातें करती रही। पुरु यही समझ रहा था कि मैं यूं ही एक सोलो ट्रिप पर आ गई हूँ, मैं यहाँ कुछ काम करना चाहती हूँ। इसका अंदाज़ा उसे नहीं हुआ था। मैंने उससे अब कहा,
सोच रही हूँ यहाँ समीर के साथ कुछ काम कर लूँ। पुरु व्यंग्यपूर्वक हंसा। यहाँ नौकरी कर लेती, किसने रोका था? मैं कुछ बोली नहीं, चुप ही रही। रात को समीर आया, हम फिर बाहर गए, घूमे फिरे, डिनर किया, रात फिर साथ गुजारी। अब हम दोनों में कोई दूरी नहीं थी। मैंने पूछा, समीर तुम्हारी पत्नी कुछ कहेगी नहीं? इतनी रात हो गई। नहीं, मैंने उससे बोल दिया था मीटिंग है, लेट होगा। उसने घर जाकर दिन में मुझे फ़ोन किया, ऐसा करो आज तुम थोड़ा सिटी टूर कर लो, मैं आज ज़रूरी मीटिंग्स में बिज़ी हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं गूगल पर कोलंबो की जानकारी लेने में व्यस्त हो गई। मैंने कोलंबो में टुक टुक सिटी टूर पर बुकिंग की। गाइड काफ़ी फ्रेंडली और सभ्य इंसान था, इंडियन था। मैं खुश थी, मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। गाले फेस ग्रीन, पेटा मार्केट, इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल, गंगा रमाया बुद्धिस्ट टेम्पल सब देखा है, बहुत अच्छा लगा। समीर पूरा दिन टच में था, मुझे उसका केयरिंग नेचर अच्छा लग रहा था। ट्रेडिशनल लंच किया। होटल ताज समुद्र के सामने 1.5 किलोमीटर की पूरी रेंज है। वहाँ स्ट्रीट फूड, सी फूड ज़्यादा था। सनसेट में सूरज पूरा पीला दिखाई देता है। फैमिली ग्रुप पर पुरु और अंश से हालचाल लेती रही। पैसे की मुझे कोई कमी नहीं थी, मेरे पास सारे कार्ड्स थे। उस रात समीर नहीं आया, वो व्यस्त था। मैं भी जल्दी ही सो गई। अगले दिन सुबह सुबह उसका फ़ोन आया, तैयार रहना, आज तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। मैं उत्साह से उसके दिए समय पर तैयार हो गई। वो मुझे लेने आ गया। उसने मुझे सराहती नज़रों से देखा। मैं मुस्कुरा दी। कार में बैठते ही उसने मुझे किस कर दिया। फिर मेरे सिटी टूर के बारे में पूछता रहा। उसका ऑफिस अच्छा था। उसने मुझे लोगों से मिलवाया। मैंने देखा वो वहाँ की लोकल भाषा सिंघाला बहुत अच्छी तरह बोलता। अपने केबिन में ले जाकर अपने काम के बारे में बताने लगा। वो जेम्स का बिजनेस करता था। टूरिस्ट की रुचियाँ, रत्नों की पहचान के बारे में उसने मुझे काफ़ी रोचक जानकारियाँ दी। इतने में एक फ्रेंच व्यक्ति अंदर आया। समीर ने मेरा परिचय मेरी क्लोज़ फ्रेंड करके करवाया। वो काफ़ी हैंडसम यंग था। पॉल एक ऑर्डर देने आया था। थोड़ी देर बाद वो चला गया। उसके बाद समीर ने कहा, कशा मुझे अभी किसी टूरिस्ट से मिलने जाना है, तुम्हें फ्लैट पर छोड़ते हुए चला जाऊंगा। तुम अपने खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो ना? किचन में सब सामान है ना? मैं कल कुछ और ग्रॉसरीज पहुंचा दूंगा। मैंने कहा हाँ सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पास ही में मार्केट है, मैंने देख लिया है। मुझे सचमुच फ्लैट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वॉशिंग मशीन थी, किचन में स्टोर किया हुआ सब कुछ था। अब मुझे आसपास के एरिया का कुछ अंदाज़ा भी हो गया था। मैं यूं ही इधर उधर घूम भी आती, गूगल मैप था ही। रात को मैं सोने की तैयारी कर ही रही थी कि डोरबेल हुई। समीर और पॉल थे। मैं नाइटी में थी, थोड़ी असहज हुई। समीर मुस्कुराया। मैं और पॉल इधर से गुजर रहे थे, मुझे कहीं काम आ गया, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो पॉल यहीं मेरा वेट कर सकता है। मैं क्या कहती, पॉल के सामने ही क्या बोलती। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ही कहा। पॉल काफ़ी हंसमुख था। मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। वो इतना सहज होकर बैठा था कि फिर मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं लगी। वैसे मैं इतना तो जानती थी कि फ्रेंच इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरह नहीं बोलते, पर पॉल की इंग्लिश अच्छी थी। उसके पास से आती फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कॉफ़ी पीकर वो अपनी जगह से उठा, मेरे पास आकर मेरा हाथ शालीनता से पकड़ा और मुझे खड़ा कर लिया। मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा झिझकी, शर्माई। अगले ही सेकंड उसने मेरी गर्दन पर किस कर दिया। परफ्यूम की मनमोहक महक ने मुझ में एक मादकता सी भर दी। वो और आगे बढ़ा। मैंने भी नहीं रोका। मैं हमेशा कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी। प्रेगनेंसी की चिंता मुझे कभी हुई नहीं। एक विदेशी पुरुष के साथ मैंने पहली बार संबंध बनाए। किसी भी टाइम समीर के आने का खटका मुझे होता तो रहा, पर वो आया नहीं। उसका फ़ोन पॉल को ही आया कि वो नहीं आएगा। पॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो अनमैरिड था। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष रही होगी। उसके मैनर्स ने मेरा दिल जीत लिया था। उसने मुझसे जाते हुए पूछ लिया था कि क्या वो दोबारा आ सकता है। मैंने हाँ में ही जवाब दिया था। अगली सुबह समीर का फ़ोन आया कि वो 3-4 दिन के लिए पेरिस जा रहा है, कोई ज़रूरत होगी तो पॉल को बोल देना। मैंने ठीक है कह दिया। मैं नहीं चाहती थी कि समीर को पता चले कि मेरे और पॉल के बीच में क्या हुआ। अगले 3-4 दिन मैं और पॉल खूब मिले।
मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगा। हम दोनों बाहर खूब घूमे, रात साथ बिताई। फिर उसने बताया कि उसे टूर पर जाना है। वो जल्दी आने के लिए कहकर चला गया। समीर लौट आया था। पॉल गया तो मेरा मन उदास हुआ। मैंने उसे दिल से याद किया। समीर ने पॉल की कोई बात नहीं की। वो मुझे अब काम की बातें समझाने लगा। मुझे थोड़ा ठीक लगा। वो मुझे एक आध दिन ऑफिस भी ले गया। वहाँ मैंने कोई काम तो नहीं किया, पर जो समीर समझा रहा था वो समझने की कोशिश ज़रूर की। मुझे आए 12 दिन हो गए थे। मेरा टिकट 1 महीने का था। अगले दिन समीर ने आते ही मुझे बाहों में भर लिया। ओह कशा, थैंक यू डार्लिंग। मैं चौंकी। मैंने क्या किया? तुमने पॉल को खुश कर दिया। वो बहुत बड़ा ऑर्डर देकर गया है। मुझे झटका लगा। मेरी आवाज़ तेज़ हुई। क्या? हाँ, तुमने उसे अच्छी तरह हैंडल किया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ काम करने आई हूँ। हाँ डार्लिंग, यही तो काम है तुम्हारा। मैं चिल्लाई। क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे बकवास नहीं, काम की ही बात कर रहा हूँ। तुम बस ऐसे ही क्लाइंट्स को खुश करती रहना। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। खाओ पियो, घूमो फिरो और ऐसे ही मेरे सारे क्लाइंट्स को खुश करके मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करो। बस यही काम है तुम्हारा, यही करना है तुम्हें। कहते कहते समीर के चेहरे पर जो कुटिलता छाई, मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल लिया। ये इंडिया नहीं था, मैं परदेश में थी। मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी कि मैं फंस जाऊं। मैं चुप रही तो समीर ने कहा, देखो कशा, इंडिया में अपने घर में तुम्हें कोई पूछता नहीं है। वहाँ है कौन तुम्हारा? वहाँ किससे तुम्हारी ज़रूरत है? अभी 1 महीने के लिए आई हो। जल्दी ही मैं तुम्हारे पेपर्स बनवा लूँगा। यहीं रहो, ऐश करो। और अभी तो तुम्हारे जाने में कई दिन हैं। तब तक तो तुम मेरे बिजनेस में अपना बहुत योगदान दे सकती हो। तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा। कह कर वो मेरे पास आया और मुझे बाहों में भर लिया। मैं छिटक गई। आज ये स्पर्श मुझे कांटे जैसी चुभन दे गया। मैंने इतना ही कहा, अभी तुम जाओ। मेरे स्वर की गंभीरता देखकर समीर ने कहा, ओके, अब कल रात में ही आऊँगा। समीर चला गया। मैं सर पकड़कर बैठ गई। ठंडा पानी पिया। अपमान की एक आग सी लगी थी मेरे तन बदन में। मैंने अपनी मर्जी से बहुत से पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे, पर यह सब? मैं कोई दूध की धुली नहीं रही थी, पर इस तरह? इस दुनिया में सब एक दूसरे को कितना धोखा देते रहते हैं, यही सोच रही थी मैं। मैं यहाँ अपने देह का व्यापार करने नहीं आई थी, वेश्या बनने नहीं आई थी। जो भी आज तक संबंध बनाए थे अपनी मर्जी से, अपने मन की खुशी के लिए बनाए थे, मजबूरी में नहीं। मैं इस दलदल में नहीं फंस सकती। मेरा दिमाग एक साथ बहुत कुछ सोच रहा था। बहुत हुआ, अब और नहीं। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैंने फ़ौरन मुंबई में रहने वाली अपनी बहुत पुरानी दोस्त अंशिता को फ़ोन मिलाया। उसने शादी नहीं की थी। वो अच्छे जॉब पर थी, अकेली रहती थी। हम भले ही संपर्क में कम रहते थे, पर मुझे उस पर पूरा विश्वास था। मैंने उससे इतना ही कहा, मैं कुछ दिन तुम्हारे पास आकर रह सकती हूँ? मुझे कोई जॉब दिलवाने में मेरी मदद करोगी? मेरे स्वर की गंभीरता से वो बहुत कुछ समझ गई। बोली, आजा। कहाँ है? मैंने कहा, कोलंबो। वो चौंकी। क्या? हाँ, निकल ही रही हूँ। आजा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। एड्रेस व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ। थैंक्स अंशु। उसे पुरू की रंगीन मिजाजियाँ पता थीं और भी बहुत कुछ पता था। मैंने सोच लिया था, नहीं है मुझे किसी पुरुष के साथ की कोई ज़रूरत। मुझे ऐसा पति बच्चा भी नहीं चाहिए। मैं आज भटकती भटकती यहाँ तक पहुँच गई। किसी का प्यार मुझे रोक भी नहीं पाया। दरअसल मेरे परिवार में किसी को किसी से प्यार था ही नहीं। सब सहूलियत के रिश्ते थे। आज सबसे दूर होने के ख्याल ने मेरा दिल जरा भी मोम नहीं किया। किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं भी जी ही लूँगी, अपने पैरों पर खड़ी हो ही जाऊँगी। अपनी मर्जी से भले ही किसी से रिश्ता रखूँ, मजबूरी से तो नहीं रखूँगी। ये जीवन मेरा है, ये शरीर मेरा है। इस पर सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने अंदर एक शांति, उत्साह महसूस किया। फ़ौरन अपना सामान पैक किया, टैक्सी ली और एयरपोर्ट पहुंच गई। मुंबई का टिकट लिया, जो अब काफ़ी महंगा पड़ा। कार्ड स्वाइप होते ही पुरू का मैसेज आया, अरे वापस आ रही हो? अभी तो रिटर्न टिकट का टाइम नहीं हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया। सोच लिया था सेटल होने के बाद उसके कार्ड्स वापस करके उसे बता दूंगी कि वो मेरी तरफ से फ्री है। वैसे फ्री तो वो था ही, हम बधे ही कहाँ थे।
अंशिता अब लगातार मेरे संपर्क में थी। हम चैट कर रहे थे। उसे मेरी मनोदशा का पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया था। वो मेरी क्वालिफ़िकेशंस जानती थी। मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं था, पर उसने मेरे लिए कोशिशें शुरू कर दी थीं। फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था। एयरपोर्ट पर कैफ़े कॉफ़ी डी में बैठकर कॉफ़ी के घूंट लेते हुए मैं जीवन में आने वाले नए रास्तों पर अकेले चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी कितने धोखे। वर्जना और मर्यादाहीन जीवन जीने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आता है। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।